दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का फिजिक्स का फाइनल एग्जाम होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है 2 फरवरी से आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम शुरू होगी और दोस्तों आपका एग्जाम का जो है काफी कम दिन बचा है। इसलिए आपको चाहिए कि अभी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ आप उसी को करें, यानी कि या तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर गेस ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये तो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर दोस्तों पूछने के 100% चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये आपके सीधे 2 फरवरी 2022 में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि प्लीज आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिएगा 12 बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आपका फिजिक्स का होने वाला है उसी का दोस्तों आज ये वीडियो 2 है। ये आपका फाइनल वीडियो है, यानी कि फाइनल रिवीजन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्यूरी तापकरण के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि क्यूरी तापकरण के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। बिल्कुल फर्स्ट के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पैरामैग्नेटिक। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है शून्य। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा भी गया क्वेश्चन है कि वायु की चुंबकीय प्रकृति जो है वो शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? सोडियम, कोबाल्ट या फिर द्रव्य O2 यानी कि मटेरियल O2 जो बोलते हैं, मिनरल जो बोलते हैं, या फिर हीलियम या फिर लिक्विड O2। बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको जाएगा हीलियम। ठीक है, ये जो है डायमैग्नेटिक है, कौन है यहाँ पर? हीलियम। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ आपकी स्क्रीन पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या फिर चुंबकीय विभव शून्य होता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य है या फिर कोई शून्य नहीं होता? तो एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है? बिल्कुल 4 जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चुंबकीय विभव शून्य होता है। ऑप्शन बी आपके 4 के राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। अब चाइल्ड ट्रांसफार्मर बनाता है। आप लोग बताएंगे कि आप चाइल्ड ट्रांसफार्मर जो है क्या बनाता है? धारा को, वोल्टता को, वोल्टता को, या फिर यहाँ पर वोल्टता होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों 5 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है धारा को। ध्यान रखिएगा अब चाइल्ड ट्रांसफार्मर जो है वो धारा को बनाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः है जूल ऊष्मन, पेल्टियर ऊष्मन या फिर थॉम्सन प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो क्या है? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जूल ऊष्मन। तो राइट आंसर इसके आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधारित्र का शक्ति गुणांक जो है वो कितना है? 90 डिग्री, 1 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। बिल्कुल 7 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ऑप्शन डी 0 डिग्री। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र जो है अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? डीसी, एसी या फिर डीसी एसी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 8 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे डीसी। ध्यान रखिएगा 8 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। एलसी परिपथ को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलसी परिपथ जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोलनी परिपथ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपको जाएंगे दोलनी परिपथ। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होता है? बढ़ती है परंतु परमाणु संख्या घटती है, या फिर घटती है लेकिन इसकी परमाणु संख्या घटती है, या फिर घटती है परंतु परमाणु संख्या बढ़ती है? तो क्वेश्चन क्या कहा कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? दोस्तों इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? इसका आपको आंसर बताना। बिल्कुल वो घटती है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कोई घटना होता है, कुछ भी होता है, तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो वो घटती है और परमाणु संख्या बढ़ती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशन क्षेत्र में। ठीक है, या फिर दोस्तों केवल विद्युतीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती है
है, किस में होती है? बिल्कुल 11 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्र में, यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में होता है। ठीक है, तो बीटा किरणें विक्षेपित दोनों में होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है? एक्स किरणों का, कैथोड किरणों का, अल्फा किरणों का, गामा किरणों का? बिल्कुल 12 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे गामा किरणों का। ध्यान रखिएगा, गामा किरणों के पास ना द्रव्यमान होता है ना ही कोई चार्ज होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किरण है, कौन सा यहाँ पर है जिसके पास द्रव्यमान भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है, यानी कि आवेश भी नहीं है? तो दोस्तों वो है गामा किरण। ठीक है, तो भेदन क्षमता महत्तम किसका होता है? वो होता है गामा किरणों का। 12 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए, इसी से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने सारे साथियों को, यह आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आपको आंसर की से लेकर के क्वेश्चन अगर आउट हो गया तो वो भी मिलेगा, तो प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 13 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, बीटा किरणें जो है तेजी से चलने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर आपके 13 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, रेडियो न्यूक्लाइड के अक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है? अर्धायु, कुल आयु, औसत आयु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियो न्यूक्लाइड के अक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे औसत आयु। ऑप्शन सी आपके 14 के राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है? विवर्तन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन? तो प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है वो क्या है? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। राइट आंसर आपके 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमोडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमोडुलन दोनों का कार्य करता है, दोनों का वर्क करता है, उसे क्या कहते हैं? लेसर, रडार, मोडेम, फैक्स? बिल्कुल 16 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मोडेम। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो जो मॉडुलन और विमोडुलन दोनों तरह का कार्य करे दोस्तों उसको मोडेम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, वैसी युक्ति जिससे एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च काला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो एक तीव्र, एक वर्णी, एक समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेसर, रडार, टेलीविजन, कंप्यूटर? बिल्कुल 17 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएगा लेसर। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेसर। कभी कभी लेजर लिखा हुआ रहता है, लेजर लाइट जो जलाते हैं मार्केट में, कभी कभी बाजार वगैरह में मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, आयन मंडल में उपस्थित जो आयन है वो केवल क्या होता है? धन आयन होता है या फिर मुक्त पॉजिट्रॉन होता है या फिर ऋण आयन होता है या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है? तो पॉजिटिव होता है या फिर दोस्तों निगेटिव? फटाफट आप लोग बताएंगे। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएगा धन आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटायन। ठीक है, तो आयन मंडल में उपस्थित जो आयन होता है वो केवल धन आयन होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, एनायन केटायन जो आपका होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है? फटाफट आप लोग बताएंगे कि आयन मंडल का जो व्यवहार है वो रेडियो तरंगों हेतु क्या होता है? विरल माध्यम, सघन माध्यम, मुक्त आकाश या फिर परावैद्युत माध्यम? बिल्कुल 19 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विरल माध्यम। तो आयन मंडल का जो व्यवहार है वो रेडियो तरंगों हेतु होता है, विरल माध्यम। 19 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 20 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी, अवरक्त, माइक्रो तरंगे, दृश्य प्रकाश? बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा दोस्तों माइक्रो तरंगे, यानी कि ऑप्शन सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर माइक्रो तरंग की आवृत्ति है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रो तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक या फिर श्रव्य प्रकाश से परास से कम? तो माइक्रो तरंग की जो आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। 21 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 22 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? परावर्तन को, ध्रुवन को, विवर्तन को या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 22 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्वेश्चन यहां पूछा गया कि किसी
विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो ऊर्जा है वो इतना दिया हुआ है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वो क्या होगा? दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, पराबैंगनी या फिर अवरक्त। ठीक है, 23 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है एक्स किरण। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम कहां से प्राप्त किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी से, स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से या फिर प्रिज्म से? बिल्कुल 24 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे स्पेक्ट्रोमीटर से। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम कहां से प्राप्त किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है लेकिन अपवर्तनांक भी घटता है, विचलन घटता है लेकिन अपवर्तनांक बढ़ता है, विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक भी बढ़ता है, या फिर विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक कम होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर क्या होता है? 25 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो 25 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में जो न्यूनतम विचलन होता है वो कितना होता है? पीले, लाल, नीले, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। बिल्कुल 26 की राइट आंसर हो जाएगा वो आपको आ जाएगा दोस्तों लाल। ध्यान रखिएगा 26 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, आपके स्क्रीन पर फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं और उससे निश्चित दूरी पर, संपर्क में, अनंत दूरी पर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएगा अनंत दूरी पर। ठीक है, तो फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत जो रखे जाते हैं वो औरत से अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसी तरीके से आप लोगों को फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देना है और प्लीज जो भी वीडियो को शेयर नहीं किए एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं सभी दिशाओं में, एक तल में, एक दूसरे के लंबवत दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों एक तल में। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम का टाइम काफी कम है, बहुत कम समय है आपके पास। समय के पास अब उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत आप लोग इतना करें, आप लोग अपने आप को इतना घिसें। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की जैसा जलना भी पड़ेगा, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनों के जो चार्ज होते हैं उसका मान कितना होता है? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन आपके बी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का टॉमसन विधि के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? संवेग को, आवेश को, द्रव्यमान या फिर आवेश द्रव्यमान का अनुपात। बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ऑप्शन डी। तो ध्यान रखिएगा टॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझना W, और W यानी कि वर्क, वर्क बराबर काम बराबर क्या होता है? एनर्जी, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं या फिर E भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? बिल्कुल ऊर्जा को मापता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर W, W बराबर U, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, अल्फा कण से या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो दोस्तों परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होता है? बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, रदरफोर्ड का परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? रदरफोर्ड का जो परिकीर्णन प्रयोग है वो किसका अस्तित्व को सिद्ध करता है? ऋणावेशित नाभिक का, धनावेशित नाभिक का, नाभिक में न्यूट्रॉन का, परमाणु धन आवेश के समविभाजन का। बिल्कुल 33 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों धनावेशित नाभिक का। ऑप्शन बी आपके 33 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि चार्ज किया जाता है, तो उस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर
4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है। एक 8 माइक्रोफराड का संधारित्र बनाने के लिए उनको जो जोड़ना पड़ेगा वो कैसे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल 4 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता जो है वो 2 माइक्रोफराड है और 8 माइक्रोफराड का अगर हम लोग संधारित्र को पाएंगे तो उसको कैसे जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी देखिए 2 चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए एक होता है आपका श्रेणी क्रम, एक आपका होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम आप जानते हैं। श्रेणी क्रम में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों उसको कैसे जोड़ेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर क्या हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका निकल गया किसका, श्रेणी क्रम का। और हम लोग जानते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। इस तरीके से समांतर का होता है। और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 संधारित्र है और प्रत्येक का जो धारिता है वो 2 माइक्रोफराड है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि टोटल आपका 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम लोगों को 8 माइक्रोफराड का संधारित्र चाहिए और हम लोगों को दिया हुआ 2 माइक्रोफराड का 4 संधारित्र, तो दोस्तों उसको अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोस्तों वो आपका जो है 8 हो जाएगा। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ध्यान रखिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ये समांतर क्रम का। और वहीं पे अगर श्रेणी क्रम का बात करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस का यानी कि प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का जो है ऑपोजिट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का समांतर क्रम में हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 और वहीं पे श्रेणी क्रम में हो जाता है R1 प्लस R2। तो प्रतिरोध का उल्टा होता है बिल्कुल संधारित्र का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, महामैराथन ताबड़तोड़ साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये सभी प्रश्न दोस्तों कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गेस किया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपने जैसे इस वीडियो का फायदा उठाया प्लीज आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि दोस्तों उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए और उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो प्लीज आप उसको रिवीजन जरूर करेंगे, टाइम आपके पास बहुत कम है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपकी रोज क्लास चलती है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी अभी वीडियो अपलोड होता है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप लोग जरूर सभी वीडियो को देखा कीजिए।